क्या भारत की डेमोक्रेसी वाकई हाईजैक हो गई है? जैसा कि देश में विपक्ष और कई दूसरे बुद्धिजीवियों का आरोप है, या देश के सारे ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर सत्ता का ऐसा कब्जा हो चुका है कि अब इलेक्शंस का भी कोई मतलब नहीं रह गया है? क्या इंडिया की डेमोक्रेसी में अपोजिशन वाकई अप्रासंगिक हो चुका है, या फिर उसे भी बाकी सवाल उठाने वाले इंस्टीट्यूशंस की तरह से सिस्टमैटिकली वीक कर दिया गया है? क्या डेमोक्रेसी हाईजैक करने का मतलब संसद के बाहर टैंक खड़े करके संविधान को खत्म करना और चुनाव न होने देना ही होता है, या आज के दौर में ज्यादा सोफिस्टिकेशन से चुनाव, जांच एजेंसियां, कोर्ट, मीडिया, सारे ही लोकतंत्र के स्तंभ को कमजोर करके भी लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है? एक आम इंडियन के लिए आज डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ चुनाव और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्ट करना ही डेमोक्रेसी है, या फिर डेमोक्रेसी का एक हॉलिस्टिक इकोसिस्टम बनाता है किसी देश को एक फंक्शनल डेमोक्रेसी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। भारत में लोकतंत्र पर बात करते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखते हैं। अगर चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं, सरकार बदल सकती है, विपक्ष संसद में बैठा है, तो हम समझ लेते हैं कि लोकतंत्र एग्जिस्ट भी करता है और सुरक्षित भी है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ ईवीएम, वोट और चुनाव आयोग का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है सत्ता न सिर्फ बदली जा सके, बल्कि सत्ता से सवाल भी पूछा जा सके। मीडिया सत्ता से डरता न हो, जांच एजेंसियां सत्ता के इशारे पर न चलती दिखें, न्यायपालिका पर जनता का भरोसा बना रहे, पैसा चुनाव को पूरी तरह खरीद न सके, संसद सिर्फ कानून पास करने की मशीन न बन जाए, और सबसे जरूरी बात यह कि विपक्ष को देशद्रोही, भ्रष्ट, विदेशी एजेंट या विकास विरोधी बताकर लोकतांत्रिक बहस और मेनस्ट्रीम नैरेटिव से बाहर न कर दिया जाए। यहीं पर भारत की डेमोक्रेसी का संकट शुरू होता है। भारत में डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई है, लेकिन डेमोक्रेसी का मैदान बराबर नहीं रहा हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। चुनाव अभी भी मीनिंगफुल हैं, जनता अभी भी सत्ता को झटका दे सकती है, जैसा 2024 में दिखा, जब बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 पर आ गई और अपने दम पर बहुमत खो बैठी। एनडीए को 293 सीटें मिली, जबकि इंडिया अलायंस ने 234 सीटें जीती, और कांग्रेस को 99 सीटों के साथ 10 साल बाद आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिला। इसलिए यह कहना गलत होगा कि विपक्ष खत्म हो गया है, लेकिन यह कहना भी उतना ही गलत होगा कि विपक्ष को स्वतंत्र, निष्पक्ष और बराबरी का राजनीतिक मैदान मिल रहा है। असली सवाल, डेमोक्रेसी हाईजैक हुई या डेमोक्रेसी का इकोसिस्टम कैप्चर हुआ? डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का मतलब यह नहीं है कि टैंक संसद के बाहर खड़े हो जाएं, चुनाव बंद हो जाएं, या संविधान औपचारिक रूप से खत्म कर दिया जाए। आज के दौर में डेमोक्रेसी का हाईजैक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है। चुनाव होते रहते हैं, संसद चलती रहती है, कोर्ट काम करती रहती है, मीडिया डिबेट करता रहता है, विपक्ष बोलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना दिया जाता है जिसमें सत्ता को चैलेंज करना कठिन, महंगा और रिस्की हो जाता है। यही मॉडर्न डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है। फ्रीडम हाउस ने भारत को 2025 में पार्टली फ्री बताया और 100 में से 63 का स्कोर दिया है। 2026 में यह स्कोर और घटकर 62 हो गया। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पार्टली फ्रीड कैटेगरी में दिख रहा है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आज देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बची है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दबाव में है। भारत में अभी भी चुनाव होते हैं। मतदाता सत्ता को शॉक दे सकता है। 2024 का चुनाव इसका प्रमाण है। भाजपा का नैरेटिव था अब की बार 400 पार, लेकिन परिणाम ने दिखाया कि जनता ने सत्ता को अनलिमिटेड मैंडेट नहीं दिया। बीजेपी अकेले बहुमत से नीचे आ गई और कोalition पर निर्भर हुई। यह लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को भी लिमिट्स में रहना पड़ता है। सरकार को इंस्टीट्यूशंस, राइट्स, डिसेंट और अकाउंटेबिलिटी का सम्मान करना पड़ता है। यहीं पर भारत में प्रॉब्लम दिखाई देती है।
अगर चुनाव जीतने के बाद सत्ता ये मान ले कि अब जुडिशियरी, मीडिया, एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी, अपोजिशन और पब्लिक डिस्कोर्स सबको उसके आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के हिसाब से अलाइन होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी की आत्मा कमजोर होती है। भारत में संकट यह नहीं है कि वोटर वोट नहीं दे सकता, संकट यह है कि वोटर को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है। अपोजिशन को कैंपेन करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट है या नहीं, मीडिया सत्ता से सवाल पूछ रहा है या विपक्ष से ही सवाल कर रहा है, एजेंसीज करप्शन से लड़ रही हैं या सेलेक्टिव प्रेशर बना रही हैं सत्ता के विरोध में उठी हर आवाज पर। सवाल यह भी जरूरी हो जाता है कि क्या बीजेपी ही अकेली जिम्मेदार है इंडिया के लो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए? नहीं, भारत की लोकतांत्रिक कमजोरी सिर्फ एक पार्टी की देन नहीं है। कांग्रेस एरा में भी इमरजेंसी हुई, मीडिया पर प्रेशर था, एजेंसीज का मिसयूज भी था, गवर्नर्स का मिसयूज था, डिफेक्शन पॉलिटिक्स थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था, लेकिन फर्क स्केल और सोफिस्टिकेशन का है। आज टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग, डेटा ड्रिवन कैंपेनिंग, सोशल मीडिया आर्मीज, कॉर्पोरेट फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर का कॉम्बिनेशन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए आज का डेमोक्रेटिक स्ट्रेस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टम लेवल पर है। तो क्या जनता ने भी विपक्ष को नकार दिया है? नहीं। अगर जनता ने विपक्ष को पूरी तरह नकार दिया होता तो 2024 में बीजेपी अपने दम पर 330 से 240 पर नहीं आती, इंडिया ब्लॉक 234 सीट नहीं जीतता, कांग्रेस ऑफिशियल अपोजिशन स्टेटस तक नहीं पहुंचती। लेकिन जनता विपक्ष को पूर्ण विकल्प के रूप में भी अभी नहीं देख रही। यह भारत की पॉलिटिक्स का बीच वाला सच है। जनता बीजेपी को अनलिमिटेड पावर नहीं देना चाहती, लेकिन विपक्ष को फुल ट्रस्ट भी नहीं दे रही। जनता सरकार से नाराज है, लेकिन विपक्ष को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर पा रहा उसे। जनता चेंज चाहती है, लेकिन केओस नहीं। जनता सत्ता को चेक करना चाहती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव को टेस्ट भी करना नहीं चाहती। यही कारण है कि 2024 का वर्डिक्ट गवर्नमेंट रिजेक्टेड नहीं था, यह गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड वर्डिक्ट था। जनता ने कहा आप शासन करें, लेकिन मनमानी नहीं। आप प्रधानमंत्री रहें, लेकिन कोalition में रहें। आप डोमिनेंट रहें, लेकिन अनचैलेंज्ड नहीं। यह डेमोक्रेसी की ताकत है। विपक्ष अप्रासंगिक नहीं हुआ, लेकिन डीलेजिटिमाइज कर दिया गया। भारत में विपक्ष को अप्रासंगिक कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है। 2024 में इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीती, कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंची, बीजेपी कई राज्यों में नुकसान में रही। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इसका मतलब है कि जनता में अपोजिशन स्पेस मौजूद है। लेकिन एक दूसरा सच भी है, विपक्ष पार्लियामेंट्री अरिथमेटिक में बचा है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव में कमजोर कर दिया गया है। आज विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं माना जाता, उसे कई बार इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है: देशद्रोही, विकास विरोधी, हिंदू विरोधी, भ्रष्ट, परिवारवादी, फॉरेन फंडेड, एंटी नेशनल इकोसिस्टम। यह एक पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। जब अपोजिशन को अपोनेंट की बजाय एनिमी बना दिया जाता है, तो लोकतंत्र की भाषा बदल जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी होता है, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स में विपक्ष बाधा बन जाता है। यही फर्क है। लेकिन फिर भी अपोजिशन रेलिवेंट है और कई रीजनल पार्टीज अभी भी कई राज्यों में मजबूत हैं। बीजेपी हर राज्य में अनबीटेबल नहीं है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी पर पब्लिक एंगर है। यूथ और मिडिल क्लास में डिससेटिस्फैक्शन है। फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस में असंतोष है। लेकिन अपोजिशन इनएडिक्वेट है, क्योंकि वो एंगर को कोहेरेंट नेशनल इमेजिनेशन में बदलने में कमजोर है। उसके पास हम बीजेपी नहीं हैं से आगे का कंपेलिंग प्रपोजिशन कमजोर है। वो पब्लिक पॉलिसी इमेजिनेशन में अक्सर रिएक्टिव दिखता है। वो नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे है। वो ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन में इनकंसिस्टेंट है।
इसलिए अपोजिशन अप्रासंगिक नहीं बल्कि अंडर परफॉर्मिंग है। आज इंडिया में यह स्वीकार करने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन की अपनी कमजोरियां भी कम नहीं हैं। मेरा यह एनालिसिस सत्ता की आलोचना करता है, लेकिन विपक्ष को विक्टिम वनली नैरेटिव में नहीं रख सकता। विपक्ष की अपनी फेलियर्स भी गंभीर हैं। कांग्रेस लंबे समय तक लीडरशिप क्राइसिस, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन और ऑर्गेनाइजेशनल डीके से जूझती रही। रीजनल पार्टीज कई बार नेशनल अल्टरनेटिव बनाने में असमर्थ रही। इंडिया ब्लॉक 2024 में सक्सेसफुल इलेक्टोरल कोऑर्डिनेशन तक तो पहुंचा, लेकिन कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिक अल्टरनेटिव देने में अभी भी संघर्ष कर रहा है। अपोजिशन की कमजोरियां हैं क्लियर नेशनल इकोनॉमिक विजन की कमी, कैडर बेस्ड ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की कमी, रीजनल कॉन्ट्राडिक्शंस, लीडरशिप ईगो क्लैशेस, डायनास्टिक पॉलिटिक्स का बोझ, डिजिटल कम्युनिकेशन में कमजोरी, ऑल्टरनेटिव मीडिया इकोसिस्टम का अभाव, अर्बन मिडिल क्लास इमेजिनेशन से डिस्कनेक्ट, पॉलिसी डेप्थ और इमोशनल मैसेजिंग का गैप। इसलिए विपक्ष की कमजोरी सिर्फ स्टेट प्रेशर की वजह से नहीं है। विपक्ष कई जगह अपनी स्ट्रैटेजिक फेलियर से भी कमजोर है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर हो सकता है, उसे समाप्त या डीलेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में वीक अपोजिशन को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी हाईजैक के डिबेट में मीडिया कैप्चर सबसे बड़ा टूल है आज देश में। जब सवाल सत्ता से हटकर विपक्ष पर टिक जाते हैं तो डेमोक्रेसी में मीडिया जनता की आंख और कान नहीं रह जाता है। जब मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सत्ता की भाषा में विपक्ष से सवाल पूछने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। आज भारत में मीडिया फ्रीडम को लेकर गंभीर सवाल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2025 में भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वां स्थान दिया और कहा कि भारत की प्रोग्रेस डिसेप्टिव है क्योंकि ओवरऑल स्कोर मार्जिनली ही बढ़ा। आरएसएफ की इंडिया प्रोफाइल क्रिटिकल जर्नलिस्ट के हैरासमेंट, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट जैसी जोखिमों की बात करता है। यह सिर्फ जर्नलिस्ट की समस्या नहीं है, यह वोटर की भी समस्या है, क्योंकि अगर वोटर तक फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, अगर प्राइम टाइम डिबेट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, कॉर्पोरेट मोनोपोली और पॉलिटिकल फाइनेंस से हटकर आइडेंटिटी वॉर पर अटक जाए तो वोटर इन्फॉर्म्ड चॉइस कैसे करेगा? एक ऑर्डिनरी इंडियन वोटर सोचता है कि वो स्वतंत्र रूप से वोट कर रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या उसकी इंफॉर्मेशन भी स्वतंत्र है? अगर मीडिया इकोसिस्टम में सत्ता का डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है तो डेमोक्रेसी फॉर्मली अलाइव है, लेकिन सब्सटेंशियली वीक हो जाती है। पॉलिटिकल फंडिंग को भी देखना जरूरी है। जब चुनावी मैदान पैसे से असमान हो जाए तो क्या होता है? डेमोक्रेसी में पैसा हमेशा प्रभाव डालता है, लेकिन जब पॉलिटिकल फंडिंग ओपेक हो जाए और रूलिंग पार्टी के पक्ष में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए तो अपोजिशन की कॉम्पिटिटिवनेस कमजोर हो जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया क्योंकि ये वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस की सिस्टम को स्ट्राइक डाउन किया और क्रिटिक्स का कहना था कि इससे मुख्य रूप से रूलिंग बीजेपी को बेनिफिट हुआ। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेशंस का 57% मिला था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म होने के बाद भी पॉलिटिकल फंडिंग का इम्बैलेंस खत्म नहीं हुआ। एडीआर एनालिसिस के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए 3,826.3 करोड़ रुपए में बीजेपी को लगभग 82.5% यानी 3,157.6 करोड़ रुपए मिले। दूसरी एडीआर बेस्ड रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 में नेशनल पार्टीज को डिक्लेयर्ड डोनेशंस में बीजेपी का शेयर 91% से ज्यादा बताया गया। अब सवाल यह है, जब एक पार्टी के पास मनी, मीडिया, मशीनरी और मैसेजिंग का इतना बड़ा एडवांटेज हो
तो क्या इलेक्शंस टेक्निकली फ्री होने के बावजूद सब्सटैंटिवली फेयर रह जाते हैं? यहां डेमोक्रेसी हाईजैक नहीं होती, डेमोक्रेसी अनइक्वल हो जाती है। वोटर के सामने विकल्प मौजूद रहता है, लेकिन अपोजिशन उस विकल्प को कम्युनिकेट करने में रिसोर्स स्टार्व्ड हो जाता है। आज जांच एजेंसीज की स्वायत्ता का सवाल भी बहुत बड़ा है। ये एजेंसीज करप्शन फाइट का टूल है या पॉलिटिकल वेपन? भारत में करप्शन रियल प्रॉब्लम है, इसलिए एजेंसीज की जरूरत भी रियल है। लेकिन लोकतांत्रिक समस्या तब पैदा होती है जब एजेंसीज की एक्शन पैटर्न सिलेक्टिव दिखने लगे। रॉयटर्स ने 2024 में रिपोर्ट किया कि इंडिया की मेन फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी ने पिछले दशक में 100 से ज्यादा अपोजिशन पॉलिटिशियंस की जांच की और क्रिटिक्स ने इसे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करने का टूल बताया। कांग्रेस ने 2024 इलेक्शन से ठीक पहले आरोप लगाया कि इनकम टैक्स एक्शन के जरिए उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और उसे चुनाव से पहले क्रिपल किया गया। यहां जरूरी बात यह है कि किसी भी अपोजिशन लीडर पर करप्शन एलिगेशन ऑटोमेटिकली गलत नहीं हो जाता है। कई आरोप सही भी हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में परसेप्शन भी मायने रखता है। अगर जनता को यह लगने लगे कि रूलिंग पार्टी में जाने के बाद केसेस धीमे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और अपोजिशन में रहने पर एजेंसीज तेज हो जाती हैं, तो इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट कम होता है। डेमोक्रेसी में एजेंसीज को करप्शन से लड़ना चाहिए, लेकिन जब एजेंसीज का डर विपक्ष की पॉलिटिक्स को फ्रीज करने लगे, तो डेमोक्रेसी की कॉम्पिटिटिव एनर्जी कमजोर होती है। आज पार्लियामेंट डिबेट कम होती जा रही है और एक तरफा बिल पासेज ज्यादा हो रहे हैं। संसद लोकतंत्र का सिंबॉलिक मंदिर नहीं, लोकतंत्र का एक फंक्शनल वर्कशॉप होना चाहिए। यहां कानूनों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्स पर गंभीर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन पिछले वर्षों में संसद के फंक्शनिंग को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। दिसंबर 2023 में 143 अपोजिशन एमपी सस्पेंशन के बाद क्रिमिनल लॉ बिल्स पास हुए। ये लॉज सब्सटैंशियल डिबेट के बिना पास हुए क्योंकि बड़ी संख्या में अपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड थे। 143 अपोजिशन एमपीज का सस्पेंशन एक बड़ी घटना थी क्योंकि वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पर डिबेट की मांग कर रहे थे। यह घटना लोकतंत्र के लिए सिंबॉलिक थी क्योंकि क्रिमिनल लॉ जैसे फाउंडेशनल लेजिस्लेशन को मैक्सिमम डिबेट, लीगल स्क्रूटनी और पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत होती है। जब पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज कम कर दी जाती है, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाती है और जब अकाउंटेबिलिटी कम होती है, तो डेमोक्रेसी प्रोसीड्यूरल रह जाती है, डेलिब्रेटिव नहीं। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट है फियर ऑफ डिसेंट। डेमोक्रेसी में नागरिक का अधिकार सिर्फ वोट देना नहीं है, नागरिक का अधिकार है सवाल पूछना। लेकिन जब ऑर्डिनरी सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, कॉमेडियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, एनजीओज, एकेडमिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स सवाल पूछते समय डर महसूस करें, तो डेमोक्रेसी की आत्मा कमजोर होती है। फ्रीडम हाउस की फ्रीडम ऑन द नेट 2025 रिपोर्ट ने इंडिया को 100 में 51 स्कोर के साथ पार्टली फ्री कैटेगरी में रखा। डिजिटल स्पेस आज पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अगर ऑनलाइन स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट आता है, तो लोकतंत्र की डिबेट सिकुड़ जाती है। डेमोक्रेसी में डिसेंट एंटी नेशनल नहीं होता, डिसेंट लोकतंत्र का ऑक्सीजन होता है। लेकिन पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में डिसेंट को थ्रेट बना दिया गया है। यही डेमोक्रेटिक कल्चर का इरोजन है। क्या इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन रहा है? इस सवाल पर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडिसेज में भारत को लेकर चिंता रही है। वीडेम रिपोर्ट डेमोक्रेसी डिक्लाइन और ऑटोक्रेटाइजेशन की ग्लोबल ट्रेंड पर बार बार चेतावनी देती रही है। 2026 रिपोर्ट में भी दुनिया में ऑटोक्रेसीज की संख्या बढ़ने और डेमोक्रेसीज की संख्या घटने की बात है। इंडिया को लेकर वीडेम क्लासिफिकेशंस पर सरकार समर्थक लोग मेथोडोलॉजी पर ही सवाल उठाते हैं। यह क्रिटिसिज्म पूरी तरह बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल इंडेक्सेस में
मेथोडोलॉजी में सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इन इंडाइसेज को पूरी तरह खारिज करना भी गलत है, क्योंकि जब फ्रीडम हाउस, आरएसएफ, वीडेम, रॉयटर्स इन्वेस्टिगेशंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और डोमेस्टिक सिविल सोसाइटी रिपोर्ट्स अलग अलग एंगल से इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, मीडिया फ्रीडम, पॉलिटिकल फंडिंग और एजेंसी मिसयूज पर चिंता जताते हैं, तो इसे सिर्फ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। सवाल यह नहीं है कि कोई इंडेक्स भारत को क्या कहता है, सवाल यह है कि क्या भारत का ऑर्डिनरी सिटीजन बिना डर के सत्ता से सवाल पूछ सकता है? क्या एक जर्नलिस्ट बिना प्रेशर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? क्या अपोजिशन बिना फाइनेंशियल लीगल हैरेसमेंट के कैंपेन कर सकता है? क्या पार्लियामेंट बिना बुलडोजर मेजोरिटी के डिबेट कर सकती है? क्या फंडिंग ट्रांसपेरेंट है? क्या मीडिया इंडिपेंडेंट है? यही असली डेमोक्रेसी टेस्ट है। डेमोक्रेसी हाईजैक का इंडियन मॉडल है आज साइलेंट कैप्चर। भारत में अगर डेमोक्रेसी हाईजैक हो रही है तो वो कोई ड्रामेटिक कू की तरह नहीं हो रही, ये साइलेंट कैप्चर की तरह हो रही है। इसका मॉडल कुछ ऐसा है, पहले मीडिया नैरेटिव कैप्चर करो, फिर अपोजिशन को मॉरली इलेजिटिमेट बनाओ, फिर एजेंसीज के फियर से अपोजिशन को डिफेंसिव बनाओ, फिर कॉर्पोरेट फंडिंग को रूलिंग पार्टी के पक्ष में कॉन्सेंट्रेट करो, फिर पार्लियामेंट को डिबेट से ज्यादा पासेज मशीन बनाओ, फिर सिविल सोसाइटी को कॉम्प्लायंस मोड में डालो, फिर जनता को आइडेंटिटी, नेशनलिज्म और वेलफेयर डिलीवरी के बीच बांध दो, और अंत में चुनाव कराते रहो ताकि फॉर्मल लेजिटिमेसी बनी रहे। इस मॉडल में डेमोक्रेसी दिखती रहती है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंपटीशन की क्वालिटी गिरती जाती है। यह भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। भारत में वोटर बहुत इंटेलिजेंट है, वो कभी कभी चुप रहता है, लेकिन पावरलेस नहीं है। 2024 ने दिखाया कि वोटर सत्ता को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वोटर की इंटेलिजेंस के बावजूद डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है अगर इंस्टीट्यूशंस वीक हो, क्योंकि वोटर हर 5 साल में वोट देता है, लेकिन डेमोक्रेसी हर दिन इंस्टीट्यूशंस से चलती है। अगर 5 साल तक मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड हो, पार्लियामेंट वीक हो, एजेंसीज सेलेक्टिव हो, फंडिंग ओपेक हो, सिविल लिबर्टीज कमजोर हो, तो इलेक्शन डे पर वोटर के पास डेमोक्रेसी बचाने का बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट ही रह जाता है। वोटिंग डेमोक्रेसी को बचा सकती है, लेकिन सिर्फ वोटिंग डेमोक्रेसी को हेल्दी नहीं बना सकती है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी हाईजैक का असर सिर्फ नेताओं पर नहीं पड़ता, विपक्ष पर नहीं पड़ता, आम आदमी पर भी पड़ता है। जब विपक्ष कमजोर होता है तो गवर्नेंस पर प्रेशर कम होता है। जब गवर्नमेंट पर प्रेशर कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट पर जवाबदेही कम होती है। जब मीडिया सवाल नहीं पूछता तो इन्फ्लेशन की रियल स्टोरी दब जाती है। जब पार्लियामेंट डिबेट नहीं करती तो लॉज बिना पब्लिक स्क्रूटनी पास होते हैं। जब पॉलिटिकल फंडिंग ओपेक होती है तो पॉलिसी आम आदमी के बजाय बड़े डोनर्स के करीब जा सकती है। जब एजेंसीज सेलेक्टिव दिखती हैं तो रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। जब डिसेंट डरता है तो सिटीजन कमजोर होता है। इसलिए डेमोक्रेसी कोई एब्स्ट्रैक्ट मोरल इशू नहीं है। डेमोक्रेसी आपकी रोटी, नौकरी, टैक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन और सिविल लिबर्टी से जुड़ी हुई चीज है। इंडिया की डेमोक्रेसी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन डेंजर जोन में है। इंडिया की डेमोक्रेसी हाईजैक हुई है या नहीं, इस सवाल का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डेमोक्रेसी हाईजैक का क्या मतलब समझते हैं। अगर हाईजैक का मतलब है कि चुनाव बंद हो जाएं, संविधान खत्म हो जाए, विपक्ष इल्लीगल हो जाए, तो नहीं, इंडिया की डेमोक्रेसी हाईजैक नहीं हुई है। लेकिन अगर हाईजैक का मतलब है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर सत्ता का डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस बढ़ गया है,
मीडिया इकोसिस्टम असंतुलित है, पॉलिटिकल फंडिंग अनइक्वल है, एजेंसीज का डर विपक्ष पर ज्यादा दिखता है, पार्लियामेंट में डिबेट कमजोर हुई है, सिविल लिबर्टीज पर प्रेशर है और डिसेंट को सस्पिशियन बना दिया गया है। तो हां, इंडियन डेमोक्रेसी गंभीर रूप से स्ट्रेस्ड है। क्या आपको नहीं लगता है ऐसा? अपनी राय आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।